अच्छा जी, सारे स्टूडेंट्स को ये स्लाइड नजर आ रही है मल्टीपल इनपुट्स वाली? जी सर, आ रही। ओके। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बात की थी ना, वो ये थी कि ना जो आपके है ना नैंड और नॉर गेट्स, ये एसोसिएटिव नहीं है। इसका ये मतलब है कि एक 3 इनपुट नॉर गेट और एक इस तरह से इम्प्लीमेंटेड 3 इनपुट्स हो, तो ये दोनों जो हैं ये इक्विवेलेंट नहीं होते। यानी कि इसका देखें एक्स वाई और जी, इधर अगर आप देखें और यहाँ पे ये एक्चुअली वाई इसने फिर लगा दिया, ये जी है, यहाँ पे इसको आप जी कर दें, तो इसका आंसर और आता है और इसका आंसर और आता है। तो दैट मीन्स के इनमें ऑर्डर जो है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते नैंड गेट्स में और नॉट गेट्स के अंदर, जबकि वो जो और है उसमें कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज थी मल्टीपल इनपुट्स की। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ना आप इनके मल्टीपल इनपुट से मुराद अब ये नहीं है कि आप नैंड और नॉर के मल्टीपल इनपुट्स नहीं बना सकते, यानी 2 से ज्यादा नहीं कर सकते, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। सिर्फ ये कि आपने देखना होता है कि आपकी जो आउटपुट के ऊपर टर्म आ रही है वो क्या है। तो अगर आप 3 इनपुट एंड गेट बनाते हैं तो वो हो जाएगा एक्स वाई जी होल बार। इसी तरह से अगर 3 इनपुट और गेट बनाते हैं और नॉर गेट बनाते हैं तो एक्स और वाई और जी होल बार हो जाएगा। अच्छा, नैंड गेट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी और यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो ये है कि नैंड गेट्स को अगर आप इस तरह कैस्केड करें, कैस्केड से मुराद है कि नैंड गेट और नैंड गेट के आगे फिर एक और नैंड गेट, ठीक है, या 3 भी हो सकते थे, 4 भी, जो भी है। तो जो आउटपुट आपको मिलता है ना इस तरह से करके, जो फंक्शन मिलता है वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स होता है आपकी मिन टर्म्स का। यानी कि यहाँ पे एबीसी आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और डीई कोई इनपुट पे वो आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, और इन दोनों की आउटपुट्स को आप फिर एक नैंड गेट से गुजारेंगे तो टोटल फंक्शन आपके पास ये बन जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई भी टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में गिवन है तो उसको आप नैंड गेट ओनली से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली नैंड को कैस्केड करके वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाता है, आपको एंड की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है हर एक को? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नैंड गेट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस। ओके। अच्छा, उसके बाद हम अगला अपना गेट देखते हैं जो कि हमारा है मल्टीपल इनपुट एक्स और गेट। तो एक्स और गेट जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, और इसको हम लोग बहुत जगह पे इस्तेमाल करेंगे, ये आगे हम कोर्स में पढ़ेंगे कि एक्स और गेट जो है वो बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक्स और गेट में अगर देखा जाए, हम अगर हमारे पास 2 एक्स और गेट्स हों और हम उसकी 3 इनपुट इस तरह से कनेक्ट कर दें, एक्स वाई और जी, एक्स वाई एक एक्स और गेट से आ रही हो, जी इधर से आ रही हो, तो जो फंक्शन बनता है वो बनता है एक्स एक्स एक्सक्लूसिव ऑड विद वाई एक्सक्लूसिव ऑड विद जी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप ये देखें कि ये इसका टोटल हमने यहाँ पे बनाया एक्स वाई जी 0 0 0 0 0 1 1 1 1, एंड हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन 1 कहाँ पे है, यानी ये एक्स और ये वाला जो फंक्शन है ये 1 कहाँ पे, यहाँ पे वन है, फिर यहाँ पे वन है, और फिर यहाँ पे वन है। अब आप ये देखें कि ये फंक्शन 1 जो है यहाँ पे है, जहाँ पे इनपुट पे खाली एक 1 है, यहाँ पे भी एक 1 है, यहाँ पे भी एक 1 है, और यहाँ पे 3 1 है। इसका ये मतलब है कि ये ऑड नंबर ऑफ वंस के ऊपर ये फंक्शन 1 है, ऑड नंबर ऑफ वंस पे। जहाँ पे वंस आपके इवन है वहां पे, यानी 2 वंस है, वहां पे ये फंक्शन 0 हो जाता है। तो इसको हम लोग ये कहते हैं कि XOR इज एन ऑड फंक्शन। It is equal to 1 if the input variables have an odd number of ones at its input, ठीक है। तो अगर आपने ये डिटेक्ट करना है, आपके पास कहीं से डेटा आ रहा है और आपने ये डिटेक्ट करना है कि इसमें वंस ऑड है या इवन है, तो वो आप XOR की इनपुट पे
लगा देंगे और जब वो इनपुट आउटपुट उसकी 1 होगी तो आपको पता लग जाएगा कि जो पीछे से जो डेटा आया था उसमें ऑड नंबर ऑफ वंस थे या इवन नंबर ऑफ वंस थे। ठीक है, ये एक चीज है, ये आपने याद रखनी है कि ये एक ऑड फंक्शन है XOR का सिंबल ये भी आप बना सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया था 3। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं और एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक। अच्छा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक से मुराद क्या है? देखिए, आपके जब आप लैब में काम करते हैं ना तो आप फिजिकल गेट्स के साथ काम कर लेते हैं। उन गेट्स के अंदर करंट्स होते हैं, उन गेट्स में वोल्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव लॉजिक हम उसको कहते हैं जब गेट पे हाई वोल्टेज आए, गेट के आउटपुट पे हाई वोल्टेज हो और गेट उसको मान ले, और जब गेट के आउटपुट पे लो वोल्टेज हो तो गेट उसको 0 ले, यानी कि 0 वोल्ट के ऊपर वो 0 ले और 5 वोल्ट के ऊपर वो उसको 1 ले। अगर गेट इस तरह काम कर रहा है तो इस तरह की लॉजिक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव लॉजिक। यानी अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो बेसिकली पॉजिटिव लॉजिक है। So high voltage corresponds to 1 and low voltage corresponds to 0. अच्छा, अब कुछ ऐसी लॉजिक फैमिलीज हैं, कुछ ऐसी आईसीज होंगी जो कि नेगेटिव लॉजिक पे काम करती हैं। नेगेटिव लॉजिक क्या है कि उस आईसी का सिग्नल जब हाई होता है तो वो उसको 0 कंसिडर करता है और जब उसका लो होता है तो वो उसको 1 कंसिडर करता है। यानी कि ये ऑपोजिट हो जाता है फ्रॉम द पॉजिटिव लॉजिक। तो देयर विल बी सम आईसीज जो कि नेगेटिव लॉजिक के ऊपर काम करेंगी और उसमें 5 वोल्ट्स का मतलब 0 होगा और 0 का मतलब 5 होगा। तो लॉजिकली कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगेन बाइनरी वेरिएबल्स एंड रूई वेरिएबल्स हैं, उससे कोई उस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। बट देयर आर गेट्स जो कि नेगेटिव लॉजिक पे भी काम करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन इज कि आप जो आईसीज यूज करेंगे लैब के अंदर उनको हम टीटीएल कहते हैं, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो टीटीएल जो है वो पॉजिटिव लॉजिक है। इसके अंदर एंड और जितने भी हैं गेट्स वो सारे पॉजिटिव हैं, यानी कि अगर आप इसकी आउटपुट चेक करेंगे तो आपको 5 वोल्ट जब नजर आएगा तो उसको आप 1 कंसीडर करेंगे। और इस पूरी बुक के अंदर भी, इस पूरे कोर्स में भी हम लोग पॉजिटिव लॉजिक ही इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव लॉजिक नहीं इस्तेमाल। बहरहाल ये जो होती है इसलिए आपको पता होना चाहिए। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। ओके, नो सर। तो कई दफा हम लोग ट्रुथ टेबल जो है, अभी तक हमने जितने भी ट्रुथ टेबल बनाए वो इस फॉर्मेट में बनाए, 0 0 0 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, लेकिन कई दफा आप देखेंगे कि ट्रुथ टेबल इस फॉर्म में भी हो सकता है। ये इंडिपेंडेंट है आपका कि वो 0 क्या है और 1 क्या है। ये से भी इंडिकेट करेगा लो लो लो, यानी अगर दोनों इनपुट्स लो होंगे तो आउटपुट लो होगा, और हाई 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 मींस दोनों इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट भी हाई होगा। तो कई दफा ट्रुथ टेबल जो है वो लो और हाई की फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग इस फॉर्मेट को इतना इस्तेमाल नहीं करते। वी आर जस्ट यूजिंग दिस पॉजिटिव लॉजिक ट्रुथ टेबल जिसमें 0 0 पे आपका 0 है और 1 1 के ऊपर आपका 1 है एंड गेट के केस में। कई दफा आप सर्किट देखेंगे जिसके अंदर जो गेट्स हैं उनका सिंबल इस तरह का बना हुआ होगा, यानी उसकी इनपुट और आउटपुट के ऊपर ये ट्राइंगल्स होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आए तो आप समझ जाएंगे कि ये गेट जो है ये नेगेटिव लॉजिक के ऊपर काम करता है, यानी इसमें 1 जो है वो 0 कंसिडर होता है और 0 जो है उसको हम 1 कंसिडर करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे 0 0 0 है तो ये एक्चुअली है 1 1 1। हम 0 को 1 ले रहे हैं और 1 को हम 0 ले रहे हैं, तो ये ऑपोजिट हो जाता है। जो पॉजिटिव लॉजिक का ट्रुथ टेबल है उससे ऑपोजिट हो जाता है। बहरहाल चूंकि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे इसलिए इसकी आप ज्यादा टेंशन ना लें, लेकिन अगर आपको कहीं पे नजर आए जिसमें इस तरह के ट्रायंगल्स हैं तो आप समझ जाएं कि ये नेगेटिव लॉजिक है। जी, एनी क्वेश्चंस दिस? नो सर। ठीक है, अजय मैं अटेंडेंस जरा डाउनलोड कर लूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अब देखिए मैं इस वक्त अटेंडेंस डाउनलोड करता हूँ। अब अगर किसी ने अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन की तो फिर जाहिर है कि उसकी एब्सेंट लग जाएगी।
चलें जी, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हो गए। अच्छा, सो आगे ये जो है बिल्कुल हम एंड पे आ गए हैं चैप्टर 2 के। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर 2 के एंड के ऊपर कुछ चीजें ये ज्यादा आपकी जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, क्योंकि आपको इस टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए जिसके ऊपर ये सब कुछ आपके पूरे कंप्यूटर्स जो हैं वो बिल्ड हुए हैं। तो बेसिक चीज जो है ना जिसके ऊपर चल रही है, दैट इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड सर्किट। कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईसी भी कहते हैं, इसको हम चिप भी कहते हैं, माइक्रोचिप भी कहते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे मानिए इसके इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब है कि एक सिलिकॉन के ऊपर, एक चिप के ऊपर पूरा सर्किट आपने बनाया है। ठीक है, तो ये जो हमारी चीज होती है या इनके ना चार क्लासिफिकेशन है। चार क्लासिफिकेशंस क्या हैं कि अगर आपकी एक आईसी या एक चिप के ऊपर, अच्छा चिप का एक्चुअल साइज यानी जो लैब में आप यूज कर रहे हैं वो तो फिर भी बड़ी होती है, उसके अंदर जो है जो सिलिकॉन जिसके ऊपर गेट्स बने हुए होते हैं उसका ये साइज होता है जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे बनाया है। फिजिकली वो इतना बड़ा होता है। फिर उसको हम एक पैकेज के अंदर डाल देते हैं और फिर उसकी पिन्स हम बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन उसके अंदर ये इस तरह से करके होता है। तो जो चिप है उसकी क्लासिफिकेशन इस तरह से हम लोग करते हैं कि जो सबसे पहले चिप्स आई थी या अभी भी आप अपनी लैब में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एसएसआई। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि एक चिप के ऊपर लेस देन 10 गेट्स होंगे। 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। आप ये टीटीएल जो लॉजिक फैमिली इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें मेरे ख्याल है 4 गेट्स होते हैं हर चिप के ऊपर, और शायद इन्वर्टर्स जो हैं वो 6 होते हैं और बाकी गेट्स जो हैं वो आपके 4। तो इस तरह की चिप को आप कहेंगे कि ये किस कैटेगरी में आती है? इसकी कैटेगरी है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद सर जी जी जनाब, सर कौन कौन से गेट हों, एंड और नॉर, कौन कोई भी गेट्स, यहाँ पे हमने गेट्स को डिफाइन नहीं किया, एक्सऑर भी हो सकता है, नॉर, कोई गेट हो सकता है, डिकोडर, एनकोडर, कुछ भी उसमें बना हुआ हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअली उसके अंदर जो भी चीज बनी हुई है उसमें 10 से ज्यादा गेट्स के इस्तेमाल किए हुए। ठीक है, यस सर। अच्छा उसके बाद ना जब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो थी वो आगे गई, तो हम इसी चिप के ऊपर वी वर एबल टू पुट अबाउट 100 गेट्स ऑन द सेम चिप। इतनी ही छोटी चिप के ऊपर हम 100 गेट्स बना सकते हैं। तो अगर आपकी जो आईसी आप ले रहे हैं उसके ऊपर 10 से लेके 100 गेट्स हैं, 10 से ज्यादा है 100 से कम है, तो आप उसको कहते हैं कि ये है आपकी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई। फिर उसके बाद जब कुछ एडवांसमेंट हुई तो हम एलएसआई के ऊपर आ गए। एलएसआई थी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मींस कि इस चिप के ऊपर 100 से लेके कुछ 1000 गेट्स होंगे, मे बी 2000, 3000, 10,000 या 100,000 गेट्स जो हैं वो एक चिप के ऊपर अगर आप डालें तो उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और अब जो आजकल चल रहा है, आजकल से मुराद है पिछले 20 साल से जो चल रहा है, वो है VLSI, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है इसमें मोर देन 1000 गेट्स। इस वक्त कितने गेट्स आ सकते हैं? करोड़ों। ठीक है, सो अरबों तक भी इस वक्त बात चली गई है गेट्स की कि एक चिप के ऊपर 1 अरब गेट्स भी आप बना सकते और होते भी हैं। इवन ये जो आप प्रोसेसर नया लेते हैं इसके ऊपर भी कम से कम कोई 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ के करीब गेट्स। ठीक है, और फिजिकली साइज क्या है? ये जो मैंने बनाया है, बस इतना सा। अब आप इमेजिन करें कि ये किस कदर एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आप इतनी सी जगह के ऊपर 50 करोड़ गेट
उनको कनेक्ट करते हैं, उनकी लॉजिक बनाते हैं और फिर वो पूरा प्रोसेसर, मतलब ये प्रोसेसर है, इसी के ऊपर आपकी सारी एप्स चलती हैं, इसी के ऊपर आपके ग्राफिक्स चलते हैं, सारा कुछ ये हार्डवेयर यही कर रहा होता है और सारा सॉफ्टवेयर इसके ऊपर रन होता है। तो और ये फिजिकली ये इतनी सी एक चीज है। तो दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड VLSI। अच्छा, VLSI के कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो जिस तरह से इधर नीचे लिखा हुआ है वो है इसका स्मॉल साइज। अब ऑब्वियसली इसका इतना स्मॉल साइज कि यानी आप इसमें इतनी सी जगह में करोड़ों जो है ट्रांजिस्टर्स और गेट्स वो आप इसके अंदर बना सकते हैं। अगर इसका स्मॉल साइज ना होता तो आपके ये जो Excuse me, लैपटॉप्स सर। हैं, डेस्कटॉप्स, जी सर, ट्रांजिस्टर और गेट में क्या फर्क है? ट्रांजिस्टर से मिलके गेट बना होता है। तो ट्रांजिस्टर जो है वो गेट का बिल्डिंग ब्लॉक है। ओके सर। जी, एक गेट जो है ना वो कम से कम 6-7 ट्रांजिस्टर से मिलके बनता है। मैंने इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं और वो 6 या 7 ट्रांजिस्टर्स मिलके एंड का फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ट्रांजिस्टर ज्यादा खुद एक स्विच होता है। अच्छा, सो VLSI में एक तो स्मॉल साइज है। अगर स्मॉल साइज ना होता तो आपके मोबाइल फोन्स और ये लैपटॉप्स जो हैं ये पॉसिबल ही ना हो। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज इट इज वेरी लो कॉस्ट। सो ऑल्दो इसमें हम करोड़ों गेट्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी कॉस्ट को बहुत कम रखा जा सकता है। और जाहिर है कि इसकी कॉस्ट जो है चंद हजार में होती है, बल्कि जो आईसीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो 10-15 रुपए की है। मोबाइल का प्रोसेसर 4-5 हजार रुपए का है, लैपटॉप का 10-15 हजार रुपए का है। लेकिन कंसिडरिंग कि वो क्या कर रहा है, ये बहुत लो कॉस्ट आप इसको कहेंगे। यही फंक्शनैलिटी जो इस वक्त आपके मोबाइल फोन में आपको मिलती है, आज से 30 या 40 साल पहले सुपर कंप्यूटर में होती है। और सुपर कंप्यूटर जो था वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आता था और वो उसकी कंप्यूटिंग पावर वही थी जो इस वक्त आपके एक सिंपल मोबाइल फोन। ये किस तरह पॉसिबल हुआ है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड लो कॉस्ट। और ये फर्दर इसकी साइज स्मॉल होता जा रहा है और इसकी कॉस्ट कम होती जा रही है। तीसरी प्रॉपर्टी VLSI की है लो पावर कंजम्पशन। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी आईसी की कि वो पावर कम कंज्यूम करे। क्योंकि अगर एक आपने प्रोसेसर अपने फोन में लगा दिया और वो पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम, तो होगा क्या कि आपकी जो बैटरी है वो घंटे बाद डेड हो जाएगी, तो वो चलेगा ही नहीं। या हो सकता है कि वो इतनी पावर लेके बैटरी पे वो चल ही ना सकता, उसको आप हर वक्त 220 वोल्ट के सॉकेट में लगाना पड़ता हो। तो ऑब्वियसली उसकी यूटिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो आपने ये सारा काम भी करना है लेकिन आपने पावर भी कंज्यूम नहीं करनी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी पावर कंजम्पशन बहुत कम है। और फिर उसके बाद हाई रिलायबिलिटी। आईसीज जो है बहुत कम खराब होती है। आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ये नहीं सुना होगा कि प्रोसेसर आपके कंप्यूटर का जल गया। और चीजें जल जाती हैं, जाते हैं, बोर्ड खराब हो जाता है, एलसीडी खराब हो जाती है, लेकिन कभी भी आपका प्रोसेसर खराब नहीं हुआ होगा। प्रोसेसर वैसे आप चेंज कर लें बिकॉज वो स्लो हो गया है, अब आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता, बट इट नेवर एवर गोज बैड। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इट हैज इज के इट हैज वेरी वेरी हाई स्पीड। हाई स्पीड होने का मतलब ये है कि उस पर आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स जो एप्लीकेशंस हैं वो रन हो सकती हैं, जिनमें बहुत ज्यादा कंप्यूटेशंस करनी होती हैं, तो वो बहुत हाई स्पीड के ऊपर करता है, ग्राफिक्स और इंटरनेट और ये सारी चीजें। ये इसके फीचर्स हैं VLSI के। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास, जी कोई सवाल है? अच्छा, हमारे पास ना डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज हैं। लॉजिक फैमिली से मुराद है टेक्नोलॉजीज। ये जो उसके ऊपर बना हुआ है उसकी क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप जो चिप खरीद रहे हैं उसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी के अपने फीचर्स होते हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक गेट है वो TTL में भी हो सकता है, ECL में भी हो सकता है, मॉस में, CMOS और BiCMOS, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी
उस गेट की मुख्तलिफ होंगी डिपेंडिंग ऑन के कौन सी फैमिली आपने इस्तेमाल की। तो जस्ट एज ए रेफरेंस, इस वक्त लैब के अंदर आप लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअली आपकी लैब तो हो नहीं रही, उधर तो आप बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, लेकिन चलें जब खुलेगा और आप लैब में एक्चुअली जो डिवाइस फिजिकली पकड़ेंगे, वो फैमिली क्या है, उस फैमिली को हम लोग कहते हैं TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, ये ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है। जब इंटीग्रेटेड सर्किट बनी थी तो सारी चिप्स के ऊपर थी, और अब ये है कि बड़ी सिंपल चिप्स TTL पे होती हैं, मोस्टली ये सिंपल गेट्स वगैरह, और इसको हम ट्रेनिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज्यादा कोई कमर्शियली अब सक्सेसफुल नहीं रही। तो ये TTL लॉजिक है जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद अगली लॉजिक जो आई थी, हमारे पास फैमिली आई थी, वो उसको हम लोग कहते हैं ECL। ECL स्टैंड्स फॉर इमिटर कपल्ड लॉजिक। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि ये बहुत हाई स्पीड थी, लेकिन इसके साथ इसका डिसएडवांटेज ये था कि इसकी पावर कंजम्पशन भी बहुत है। लोगों ने जब ये बनाया तो वो चीज तेज तो बहुत करती थी ECL के ऊपर, लेकिन पावर कंज्यूम इतना करती थी कि वो आपकी आपसे कुछ छोटे डिवाइसेस, कैलकुलेटर्स और ये चीजें नहीं बना सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आई MOS, विच इज कॉल्ड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और फिर उसके बाद आई CMOS। CMOS स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब इस वक्त आपकी हर चिप जो बनती है ना, वो बेसिकली बनती है CMOS के ऊपर। दिस इज द करंट टेक्नोलॉजी दैट वी आर यूजिंग। CMOS का मतलब ये नहीं है कि ये कोई बहुत नई है, दिस हैज बीन अराउंड फॉर द लास्ट 35 years now, but it is the best technology to make microchips. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बहुत लो पावर है, और ये बड़ी हाई स्पीड के ऊपर काम करती है, और बहुत ज्यादा इसमें आप ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो बना सकते हैं करोड़ों की तादाद के। तो दिस इज व्हाट इज, सो इंटेल के प्रोसेसर से लेके इंटेल के आईपैड से लेके आप सैमसंग के फोन तक, अंदर जो टेक्नोलॉजी है, अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इट इज सरकार क्या। आपकी आवाज नहीं आई, आप कोई सवाल पूछ रहे थे या वैसे ही माइक ऑन हुआ था? नहीं नहीं सर, उसका गलती से माइक ऑन हो। वैसे ही ऑन। So anyway, in summary, we have these different technologies: TTL, ECL, MOS, CMOS, and BiCMOS. TTL was the first technology that was developed. क्या जी? मोबाइल फोन में कौन सी यूज होती है? मोबाइल फोन में कौन सी यूज होती है? CMOS। CMOS जो है ना, वो हर जगह इस्तेमाल होती है। मतलब इस वक्त CMOS मोबाइल फोन से लेके डेस्कटॉप कंप्यूटर से लेके सुपर कंप्यूटर से लेके दुनिया की कोई चीज नहीं है जहाँ पे CMOS। तो ये टेक्नोलॉजी है। सर ये हाई डेंसिटी का क्या मतलब है? हाई डेंसिटी का मतलब ये है कि इसमें ना एक जो भी फिक्स्ड एरिया है ना, उसके अंदर जो नंबर ऑफ गेट्स हैं वो आप कितने ज्यादा डाल सकते हैं। TTL की डेंसिटी कम है, यानी उसी एरिया के अंदर अगर TTL में 100 गेट्स डाल सकते हैं ना, तो BiCMOS में 1000 गेट्स डाल सकते हैं। ये होती है इसकी डेंसिटी। सर CMOS किसका बनना होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का? जी बिल्कुल, ये बेसिकली MOS ही होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री MOS होता है। यानी कि इसमें थोड़ा सा समझाना मुश्किल है। इसके अंदर ना हर गेट के अंदर 2 डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एक NMOS और एक PMOS होता है। तो दोनों को मिला के आप जो गेट बनाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री गेट है, NMOS का बनता है और आधा PMOS का बनता है, तो इसलिए उसको CMOS कहते हैं। आप लोगों ने कोई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स तो नहीं किया ना? नहीं सर। हाँ सर तो ये चलिए, ICT में थोड़ा सा किया था, ये TTL और ये जी बिल्कुल। TLSI। तो चलिए, बस अब हम इससे ज्यादा डिटेल में तो फिर नहीं जा सकते कि वो किसा बना हुआ होता है, ये क्या होता है, लेकिन आपके लिए बीइंग कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट से एटलीस्ट यू शुड नो कि कौन कौन सी फैमिलीज हैं और अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी क्या है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब हमने इतनी लंबी इसके ऊपर
या कि भाई ये अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज का आपको पता होना चाहिए, तो आपको क्यों पता होना चाहिए? अच्छा, आपको इसलिए पता होना चाहिए कि ना इन सब की फैमिलीज की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और वो करेक्टरिस्टिक्स, उसमें बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये जो 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर फैमिली की डिफरेंट होती हैं। और वो जब आप चिप खरीदते हैं तो उसके साथ आपको उसकी एक बुक मिलती है जिसको स्पेसिफिकेशंस कहते हैं। उस स्पेसिफिकेशंस के अंदर ये उसकी सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई होती है। अच्छा, अब वो करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट जो है वो हैं क्या क्या? सबसे पहली चीज है फैन आउट। फैन आउट क्या होता है? फैन आउट को अगर हम पढ़ें तो फैन आउट वो कहता है कि फैन आउट होता है द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लोड्स दैट द आउटपुट ऑफ अ टिपिकल गेट कैन ड्राइव। तो उर्दू जुबान में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स से आपका एक गेट है, ठीक है, अब इस गेट के आगे आपने फर्दर गेट्स कनेक्ट करने हैं कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए, तो ये आगे इसके गेट से आ रहे हैं। तो फैन आउट ये बताता है कि ये वाला जो आपका गेट है ये आगे मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ गेट्स को ड्राइव कर सकता है, कितने नंबर ऑफ गेट्स के साथ कनेक्ट हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि इसकी आउटपुट के आगे आप इन्फिनिट नंबर ऑफ गेट्स लगा दें, वो आप लगा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो फैन आउट इज द मैक्सिमम नंबर दैट यू कैन कनेक्ट। सो नॉर्मली फैन आउट जो होता है वो 5 to 6 होता है, 5 to 6 मैक्सिमम, यानी कि एक गेट जो है वो 5 से 6 गेट्स को फर्दर आगे चला सकता है, उससे आगे नहीं चला सकता। वजह क्या है, लिमिट क्यों होती है? क्योंकि फिजिकली ये गेट एक करंट प्रोवाइड करता है इन गेट्स को चलाने के लिए, तो वो करंट की एक लिमिट होती है, फिर वो आगे डिवाइड होता है करंट। अगर 4 गेट्स हैं तो वो करंट 4 गेट्स में डिवाइड हो जाएगा। जब आप बहुत ज्यादा गेट्स कर देंगे तो करंट जो है वो डिवाइड होते होते इतना कम हो जाएगा कि वो इन गेट्स को आगे चला ही नहीं सकेगा, तो वो जो 1 है वो आपकी वोल्टेज ड्रॉप होते होते वो 0 ही बन जाएगी। तो इस वजह से देयर इज लिमिट कि आप कितना फैन आउट जो है ना वो रख सकते हैं। तो फैन आउट क्या है? फैन आउट है कि कितने नंबर ऑफ गेट्स जो है वो आउटपुट के ऊपर आप ड्राइव कर सकते हैं विदाउट यू नो कॉम्प्रोमाइजिंग the circuit या without affecting the circuit। ठीक है जी, फैन आउट क्लियर है? यस सर। जी सर। ओके, अच्छा उसके बाद अगली चीज, अच्छा तो ये जो फैन आउट है ना ये हर फैमिली का मुख्तलिफ है, कुछ का कम होता है कुछ का ज्यादा होता है। तो ये आप जब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपका फैन आउट क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है ना वो है आपकी पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन ये है कि हर चिप जो आप लगाएंगे ना वो कोई ना कोई पावर कंज्यूम करेगी, और वो जब पावर कंज्यूम करेगी तो वो साथ हीट भी जनरेट करेगी, ठीक है, तो वो गर्म भी होती है। जब प्रोसेसर भी आप देखते हैं लैपटॉप का, वो उसके नीचे पंखा भी लगा हुआ होता है, वो उसको ठंडा भी कर रहा होता है, तो वो क्या हो रहा है, वो पावर कंज्यूम कर रहा होता है। जब वो पावर कंज्यूम करता है तो वो हीट अप होता है, और जब वो हीट अप होता है तो उसको आपको ठंडा भी करना होता है। तो ये जो पावर डिसिपेशन है ये एक बहुत बड़ा मसला है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, क्योंकि आप जब प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाते हैं, जब उसके ऊपर आप बहुत कॉम्प्लेक्स जो एप्स हैं वो रन करते हैं, तो उसमें बहुत क्विकली स्विचिंग होती है, गेट्स की स्विचिंग होती है, तो वो हीट जनरेट करता है और पावर कंज्यूम करता है। तो पावर कंज्यूम करने में एक तो ये है कि उसकी बैटरी लाइफ लिमिट होती है, और दूसरी बात है कि हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है और आपने उसको ठंडा रखना होता है किसी तरीके से। तो हर फैमिली की पावर डिसिपेशन जो है वो मुख्तलिफ है। लेकिन अगेन इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सीमॉस कहा था, सीमॉस इस्तेमाल होता है, तो सीमॉस की पावर डिसिपेशन जो है वो सबसे कम है, टीटीएल की सबसे ज्यादा है। वही काम करने के लिए टीटीएल अगर 100 वॉट लेगा तो सीमॉस जो है वो 1 वॉट लेगा, यानी इतना ज्यादा फर्क होता है। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है फैमिली की वो होती है प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले ये है कि सिग्नल जो होता है, जब आप गेट के इनपुट के ऊपर कोई सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो जो उसकी आउटपुट होती है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो जाती, वो एकदम से नहीं चेंज होती। वो आपको लगता है कि वो एकदम चेंज हुई है, बट देयर इज सम डिले, क्योंकि वो ट्रांजिस्टर स्विच करते हैं, स्विच करने में उनको टाइम लगता है, तो ये कुछ माइक्रो सेकेंड्स या कुछ नैनो सेकेंड्स लगते हैं
इनपुट से आउटपुट को अफेक्ट होने में, ठीक है। और ये जो डिले होती है आपकी, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपगेशन डिले। तो कुछ डिले इसमें होगी, फिर उसके बाद वो अगले गेट में जाएगा, फिर उस अगले गेट की डिले होगी, फिर वो सिग्नल आगे किसी गेट में जा रहा है तो उस गेट की डिले होगी, एंड सो ऑन। तो आपका सर्किट ओवरऑल की स्पीड पे काम करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके कितने गेट्स लगे हुए हैं और उन गेट्स की प्रोपगेशन डिले क्या है। तो जिन जिन फैमिलीज की जिन टेक्नोलॉजीज की प्रोपगेशन डिले कम है वो तेज चलते हैं, और जिसकी प्रोपगेशन डिले ज्यादा है वो स्लो चलते हैं। तो अगेन सीमॉस इसलिए है क्योंकि सीमॉस की प्रोपगेशन डिले भी बहुत कम है, तो वो बड़ी हाई स्पीड के ऊपर जो है वो सर्किट ऑपरेट करता है, और वो इतनी हाई स्पीड जो आपको नजर आ रही है आजकल के आपके कंप्यूटर्स में, फोन्स में, तो ये हमने इस प्रोपगेशन डिले को कम से कम रखना होता है। जितना कम आपकी प्रोपगेशन डिले होगी सर्किट की, उतना ही आपका डिवाइस जो है वो तेज चलेगा, उतना ही आपका सॉफ्टवेयर क्विकली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। और आखिरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है ना, उसको हम लोग कहते हैं नॉइज मार्जिन। अच्छा, नॉइज मार्जिन क्या है? नॉइज मार्जिन ये है कि कई दफा जब आपका सिग्नल ट्रेवल कर रहा होता है तो उसके ऊपर एक्सटर्नल सोर्सेज से कोई नॉइज इफेक्ट करती है। अच्छा, अब ये जो नॉइज है ना, ये नॉइज वो नहीं है कि ये मेरी आपकी आवाज है या ये शोर है, ये नॉइज होती है इलेक्ट्रिकल नॉइज। आप जब अपना माइक्रोवेव ऑन करते हैं तो उसके गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वो जो है ना, वो आपके मोबाइल का जो प्रोसेसर है उसके अंदर नॉइज जनरेट करती है और वो उसके सिग्नल्स को इफेक्ट करती है। तो नॉइज मार्जिन ये होता है कि ये फैमिली या ये टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी नॉइज को टॉलरेट कर सकती है विदाउट द आउटपुट गेटिंग इफेक्टेड, यानी सिग्नल जो है वो इफेक्ट नहीं होता और वो डिवाइस करेक्ट काम करता रहता है। तो जितना आपका नॉइज मार्जिन जो है वो हाई होगा, उतना ही ज्यादा आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा और वो आसपास की जो चीजें हैं उनसे वो इफेक्ट नहीं होगा। और जितना आपका नॉइज मार्जिन कम होगा, छोटी मोटी भी कोई चीज उसके करीब आई तो उसका सारा सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये आपका नॉइज मार्जिन होता है। तो नॉइज जो है वो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जब आप उसको ऑन करते हैं ना, तो वो नॉइज जनरेट करता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करता है और वो पल्स प्रोपिगेट करती है चारों डायरेक्शन और वो फिर इफेक्ट करती है आपके इन सिग्नल्स को। तो हमने कोई नॉइज इम्यूनिटी भी रखनी होती है। अगर आप वो नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली आपका सारा सिग्नल खराब हो जाएगा। आपने देखा होगा जहाज में टेक ऑफ से पहले वो पायलट कहता है कि जी अपने मोबाइल फोन्स जो हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं उनको बंद कर दें। वो क्यों कहता है? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो एक नॉइज जनरेट कर रहा होता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन वो कहते हैं कि ये नॉइज इतनी ज्यादा ना हो जाए कि जहाज के जो सर्किट्स हैं वो इफेक्ट हो उससे और वो गलत आउटपुट। एयरप्लेन मोड होता है। हाँ, वो जो एयरप्लेन मोड होता है वो एयरप्लेन मोड क्या होता है, उस पे नॉइज वो अपनी, हाँ जी बिल्कुल, वो फिर कम्युनिकेशन बंद कर देता है और वो उसमें जो है ना नॉइज जनरेट होनी बंद हो जाती है उस डिवाइस से। तो वो चूंकि वो जनरेट नहीं कर रहा होता तो वो एयरक्राफ्ट के जितने कंट्रोल सिस्टम थे उनको इफेक्ट नहीं करता। सर जी, अगर नॉइस हो जाती है मार्च से ज्यादा तो करेक्टर अगला फॉर एग्जांपल ए प्रिंट कराना था बी प्रिंट कर देगा। जी बी प्रिंट कर देगा या गार्बेज प्रिंट कर देगा या हैंग हो जाएगा सिस्टम या रीसेट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। सर अगर हमने खुद नॉइस प्रोड्यूस करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आपने नॉइज प्रोड्यूस करनी है तो एक तो कुछ तो कमर्शियल इक्विपमेंट मिल जाते हैं जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं नॉइज की, जिनको हम लोग सिग्नल जैमर्स कहते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा सिक्योरिटी वाले जब प्रेसिडेंट का कॉन्वॉय या कुछ जा रहा होता है तो उसके पीछे एक बड़ी सी गाड़ी होती है, उसके ऊपर एक डब्बा लगा हुआ होता है, उसके ऊपर एक एंटेना होता है। वो क्या कर रहा होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जिसकी वजह से उसके आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं। उसकी नॉइज इतनी ज्यादा होती है कि आम डिवाइस उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। वो इसलिए कर रहे होते हैं कि अगर कोई रिमोट कंट्रोल कोई डिवाइस वहां पे लगाया हुआ है तो वो काम ही नहीं करेगा क्योंकि वहां पे नॉइज इतनी ज्यादा आ जाएगी कि वो ऑपरेट नहीं होगा किसी के बटन दबाने से।
तो जितने सिग्नल जैमर्स होते हैं और वो फिर वो इतनी नॉइज देते हैं कि मोबाइल्स भी काम नहीं करते आपके, और आपका व्हाट्सएप भी और कुछ भी काम नहीं करता। तो दोज आर हाई पावर्ड नॉइज जनरेटर्स। अच्छा, अब अगर आप वैसे मतलब नॉइज जनरेट करना चाहते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल जो है ना करंट, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करता है और वो नॉइज की फॉर्म में होती है। तो देयर आर वेरियस वेज, मसलन एक पानी की मोटर भी आप चलाएंगे तो वो नॉइज जनरेट करेगी, इलेक्ट्रॉनिक नॉइज जनरेट करेगी। आप माइक्रोवेव चलाएंगे वो भी नॉइज जनरेट करेगी। आप दो तारे ले लें और उस पर स्पार्किंग शुरू कर दें तो भी नॉइज जनरेट होना शुरू हो जाएगी। सो देयर आर मेनी वेज। ओके सर। ठीक है, तो नॉइज मार्जिन जो हैं हमने देखे, the minimum of external noise voltage that caused an undesirable change in the circuit output. Undesirable change जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक है जो हम लोगों ने देखनी होती है अपनी लॉजिक लाइन। चलिए हम अब अपने आखिरी टॉपिक पे आते हैं, इसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम कल जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक चीज है, एक टर्म है कैड। कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड। Has anyone heard of CAD या CAD tools? Yes, sir. क्या होता है CAD? सर कंप्यूटर के थ्रू कोई भी चीज डिजाइन करते हैं, जैसे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, ये बेसिकली ना सॉफ्टवेयर है जो कि आपको मुख्तलिफ चीजें डिजाइन करने में हेल्प करते हैं और उनको ऑटोमेट करते हैं, और उसमें आप बहुत बड़ी चीजें डिजाइन कर सकते हैं जो कि हाथ से डिजाइन करना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो हम लोग ये जो चिप्स भी हैं इनको कंप्यूटर एडेड जो डिजाइन है उसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि अगेन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर जो है वो बना सकता, तो ऑब्वियसली वो एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी और ये पूरे सिस्टम को ऑटोमेट होगा, ऑटोमेटिक होगा, और उसकी मदद से हम लोग करते हैं। कैड का सॉफ्टवेयर, लोग घरों के नक्शे जो होते हैं वो भी कैड के सॉफ्टवेयर के ऊपर बन रहे होते हैं, कोई ब्रिज बनता है वो भी कैड पे बनता है, कोई सिटी डिजाइन होनी होती है उसके लिए भी कैड का सॉफ्टवेयर होता है। उसी तरह से ये जो कंप्यूटर्स और इनके प्रोसेसर बनते हैं इनके लिए भी बड़े स्पेशलाइज्ड किस्म के कैड के सॉफ्टवेयर। और इसके अलावा अब एक नई चीज जो आ गई है वो है कि अगर आपने कोई भी हार्डवेयर बनाना है तो हार्डवेयर की एक लैंग्वेज आ गई है जिसको हम लोग कहते हैं HDL। HDL स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। में दो लैंग्वेजेस है हमारे पास, एक का नाम है वेरिलॉग और नाम है VHDL। वेरिलॉग और VHDL जो है दे आर लाइक सी लैंग्वेज, दे आर ऑलमोस्ट लाइक सी लैंग्वेज, लेकिन इसके अंदर आप जो आपके हार्डवेयर बना की डिस्क्रिप्शन देते हैं, स्पेशलाइज्ड स्टेटमेंट्स, और फिर हमारे पास कैड टूल्स हैं जो उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आपका पूरा हार्डवेयर डिजाइन कर देते हैं। तो सो जी सर ये कैड के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर वाले पॉइंट की समझ नहीं आई, वो आवाज कट गई थी। मैं कह रहा हूँ कि कैड मतलब अगर आपके मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं तो वो आप हाथ से या पेपर के ऊपर तो नहीं ड्रॉ कर सकते ना हो सके, तो वो कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ओके सर, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो अब मैं कह रहा था कि हार्डवेयर बनाने के लिए ना अब एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई हैं जिनको वेरिलॉग कहते हैं, VHDL कहते हैं। आपकी बुक में भी हर चैप्टर के ऊपर VHDL की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। हमारे क्योंकि कोर्स में ये इंक्लूडेड नहीं है इसलिए हम नहीं करेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों वो इस चैप्टर के एंड पे जाएं तो वो VHDL भी सीख सकते हैं कि किस तरह से हार्डवेयर की लैंग्वेज होती है। तो अब इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि आप VHDL के अंदर अपना कोड लिखते हैं सी की तरह, और एक कैड टूल लेते हैं और वो टूल उसका सर्किट बना के आपको देता है और आपका पूरा हार्डवेयर बन जाता है। तो ये वैसे ही मैंने जनरल नॉलेज के लिए ही है, ज़ाहिर अभी तो आप नहीं करेंगे। आई गेस दिस एंड्स द चैप्टर, और में अब फर्दर कोई क्वेश्चंस हों तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। चलिए, फिर क्वेश्चंस
Then we are ending the class. आज remember today is the deadline for submitting the assignment. जी सर जो पहले पहले आपने बताया था वो 3 एंड गेट थे जो एक साथ कनेक्ट थे, जरा उस Jimmy sir, is that it? Can we go? yeah, you can go. Okay. Thank you, sir. अच्छा, आपका क्या था? 3 एंड गेट्स कनेक्टेड थे था। पहले पहले सर लेक्चर का स्टार्ट। अच्छा, उसमें सवाल क्या है आपका? ये वाली स्लाइड? जी जी सर, वही पीछे वाला। ये हाँ जी, बताएं आपका क्या क्वेश्चन है इसमें? सर इसी का बता दें, आइडिया नहीं है ना इसका। ये फंक्शन किस तरह इंप्लीमेंट हुआ है? जी सर, ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, मल्टी लेवल इम्प्लीमेंटेशन, और ये फंक्शन जो नीचे बना है इसका बताएं। ये अच्छा, पहले तो आप इसको 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन को देखें ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, इसमें आपके पास जो मिन टर्म्स हैं वो 3 है, ठीक है? तो और ये और हो रही है, मतलब ये यहाँ पे आप एक और गेट सबसे पहले लगाएंगे, और गेट की 3 इनपुट्स होंगी क्योंकि 3 मिन टर्म्स हैं। और गेट की इनपुट, पहली इनपुट होगी y बार जो उसने यहाँ से लगा दी है, दूसरी इनपुट होगी xy, तो xy ये है जो उसने एक एंड के थ्रू जनरेट की है, और तीसरी इनपुट होगी x बार y z बार जो इस एंड गेट के थ्रू जनरेट हुई है, और ये इसके इनपुट पे चलती है। तीनों जब और हो जाएंगे तो आपका ये फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। जी सर। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे आप देखें कि ये एंड हो रही हैं तीनों टर्म्स, x और फिर ये y बार z और y z बार, ये एंड हो रही हैं, 3 टर्म्स है एंड हो रही हैं। चूंकि ये एंड हो रही हैं इसलिए आप यहाँ पे एक एंड गेट लगा देंगे और उसके 3 इनपुट्स रख देंगे। पहला x होगा तो x डायरेक्टली आ जाएगा, दूसरा इनपुट होगा y बार z, तो y बार z जो है वो इस OR गेट से जनरेट होगा, और फिर तीसरा है x बार y z बार, वो इस OR गेट से जनरेट होगा, और ये तीनों इसको इनपुट पे करेंगे। ये भी बिल्कुल इसी तरह से ये सारा। बस सर समझ आ गया। ठीक, चलें जी, वी एंड द क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी सर। जी सर रोल नंबर 12 का मैसेज आया था, उसकी लाइट नहीं है आज, तो उसकी अटेंडेंस लगा दें। ठीक है, वो ही इज एब्सेंट। सर जो मेरा सर लेट ज्वाइन हुआ था और मेरा रिमार्क्स में नाम लिख देंगे, मेरा इशू है ये फीड फॉल्ट वाला। फी डिफॉल्ट तो वैसे ही नहीं लग रही, वो एंड में आप जब फी पे कर देंगे ना तब आपका सारा। चलें ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़ सर।